24 दिसंबर 1999 नेपाल के खटमंडू एयरपोर्ट से 176 मुसाफिर इंडियन एयरलाइन पर सवार होते हैं। कुछ लोग अपने हनीमून से वापस जा रहे थे और कुछ छुट्टियां गुजारकर अपने घरों की तरफ वापस जा रहे थे। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। शायद इन्हें यह मालूम नहीं था कि अगले 7 दिनों तक इन्हें इसी प्लेन IC-418 में ही रहना पड़ेगा। ये वो प्लेन था जिसकी लैंडिंग नाकाम बनाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स तक बंद कर दी गई और इन 176 मुसाफिरों को तालिबान के हाथों से बना हुआ खाना भी खाना पड़ा। ये कहानी है कंधार हाईजैक की, जो इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस का अब तक का सबसे बड़ा ब्लंडर समझा जाता है। इसकी पूरी स्टोरी हम जानेंगे आज के वीडियो में। तारीख थी 22 दिसंबर 1999 की। हाईजैकर्स ने काठमांडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के 2 बिजनेस क्लास और 3 एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट खरीद लिए। प्लान के मुताबिक पहले इब्राहिम उर्फ चीफ को इंटर करवाया जाता है, क्योंकि इसके पास असलहा और दस्ती बम थे। सिक्योरिटी बूथ्स पर बगैर किसी चेकिंग से गुजरने के बाद वो बाकी साथियों को ग्रीन सिग्नल देता है। अब यहाँ पर काठमांडू एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि कौन अगवाकारों के साथ मिला हुआ था। बहरहाल जहाज में सवार होने से पहले इब्राहिम ने वेपन्स तमाम साथियों में बांट दिए। प्लान ये था कि कोई भी किसी को अपने असल नाम से नहीं बुलाएगा। 24 दिसंबर 1999 शाम 4 बजे जहाज उड़ान भरता है। वैसे तो ये सफर सिर्फ 2 घंटे का था, मगर किसी मुसाफिर को नहीं मालूम था कि अगले 8 दिन इसी त्यारे में गुजरने वाले हैं। बहरहाल उड़ान भरने के ठीक 25 मिनट बाद जब जहाज में मुसाफिरों को खाना दिया जा रहा था, उधर चीफ अटेंडेंट कॉकपिट से बाहर निकलते हैं, तो इनके सामने 5 फुट लंबा ग्रे सूट में मास्क डाले एक हाईजैकर खड़ा था, जिसके एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में ग्रेनेड था। हाईजैकर ने इसे धक्का देकर कॉकपिट में वापस धकेल दिया। बाकी चारों हाईजैकर्स ने एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कॉकपिट में चीफ ने पायलट के सर पर पिस्तौल रखते हुए कहा, त्यारे को वेस्ट की तरफ लेकर जाओ, ये त्यारा दिल्ली नहीं लाहौर उतरेगा। पायलट देवी शरण ने जवाब दिया कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं कि लाहौर जा सके। इब्राहिम चीफ ने पूछा, फिर कहां ले जा सकते हैं? पायलट ने जवाब दिया, मुंबई। इब्राहिम चीफ ने जनाटेदार थप्पड़ पायलट को रसीद किया, हमें बेवकूफ समझा है, सीधा जहाज को लाहौर लेकर जाओ। होशियारी दिखाई तो एक एक करके सारे पैसेंजर्स को मार दूंगा। असल में इब्राहिम चीफ जानता था कि दिल्ली से मुंबई का फासला लाहौर से कहीं ज्यादा है। अब कैप्टन शरल मजबूर हैं, मगर वो किसी न किसी तरह कंट्रोल टावर को एक कोड भेजते हैं 7500, जिससे ATC जान जाती है कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। वक्त हो रहा था शाम 4:40, मगर वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी 1 घंटे तक इस खबर से लाइल्म रहे। बहरहाल त्यारा तेजी से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। कैप्टन देवी शरण पाकिस्तानी हुकाम से फिजाई हदूद में दाखिल होने की इजाजत मांगते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर्स को समझाते हैं कि पाकिस्तान एंट्री की इजाजत नहीं दे रहा और जहाज में सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बाकी है। जहाज को अमृतसर में लैंड करना पड़ेगा। रिफिलिंग के बाद आप जहां भी चाहेंगे जहाज को वहां ले जाएंगे। हाईजैकर्स मान जाते हैं। त्यारा अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया जाता है। हाईजैकर्स पायलट से कहते हैं कि फौरन रिफिलिंग कराओ और टेक ऑफ करो। अब ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गोल्डन चांस था, क्योंकि इंडियन जहाज अब भारत में ही लैंड कर चुका था। लेकिन क्या भारतीय फोर्सेस इतनी अहल थीं? अब आप नाअहलियां गिनते जाइए। एक हाईजैक प्लेन इंडियन पंजाब में खड़ा है और पंजाब पुलिस के सरबराह सरबजीत सिंह को इस बात की खबर ही नहीं। इन्हें 6 बजे टीवी देखकर इस हाईजैकिंग का पता चलता है। जहाज में एक तरफ हाईजैकर्स पायलट पर दबाव डाल रहे थे कि फौरन रिफिलिंग कराओ, और उधर भारतीय फोर्सेस प्लान कर रहे थे कि जितना डिले हो सके करें, ताकि अच्छा प्लान बनाकर एग्जीक्यूट किया जा सके। एक प्लान तैयार किया जाता है कि टैंकर में फ्यूल की बजाय कमांडो छुप कर जाएं और प्लेन के टायर पंचर कर दें। यूं वो टेक ऑफ नहीं कर सकेगा। दूसरा ऑफिसर कहता है, नहीं, फ्यूल टैंकर को तैयारी के करीब ले जाकर बिल्कुल सामने खड़ा करना चाहिए। यही करते करते 15 मिनट गुजर जाते हैं और हाईजैकर्स भाम जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो 7 पैसेंजर्स को जहाज के अगले हिस्से में लाते हैं और 2 को छुरियां मारकर शदीद जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद कॉकपिट में आकर पायलट को बताते हैं कि उन्होंने 3 लोगों को मार दिया है। फौरी रिफिलिंग ना हुई तो मजीद लोगों की जान जाएगी। अब यहाँ जहाज को आए हुए 45 मिनट गुजर चुके हैं, लेकिन इंडियन फोर्सेस की तरफ से अब तक कोई कार्रवाई नहीं होती।
फाइनली टैंकर को जहाज की तरफ भेजा जाता है। लेकिन इंडियन फोर्सेस को लगता है कि टैंकर ड्राइवर बहुत तेज चला रहा है। अगर इतनी ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ता रहा तो जहाज तक जल्दी पहुंच जाएगा और फोर्सेस को एक्शन लेने के लिए वक्त बहुत कम मिलेगा। इसीलिए वो ड्राइवर को कम्युनिकेट करते हैं कि थोड़ा स्लो जाए। लेकिन यहाँ मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। ड्राइवर को लगता है कि इसे रुकने का हुक्म दिया जा रहा है और वो ब्रेक लगा देता है। अब जिस जगह वो ब्रेक लगाता है वो एग्जैक्ट प्लेन के बिल्कुल सामने थी। ये देखकर हाईजैकर्स परेशान हो जाते हैं कि टैंकर क्यों रुक गया, जरूर ये कोई चाल है। इब्राहिम चीफ पायलट पर चीखता है, फौरन जहाज उड़ाओ। पायलट कहता है कि अभी रिफिलिंग नहीं हुई। हाईजैकर कहता है बहुत हो गई रिफिलिंग, फौरन जहाज उड़ाओ वरना हम सबको मार देंगे। भले सामने टैंकर को भी उड़ा दो मगर जहाज फौरन उड़ाओ। यूं 7:49 पर कैप्टन देवी शरण तैयारे को रनवे पर दौड़ाते हैं। इस दौरान जहाज फ्यूल टैंकर से टकराते टकराते बार बार बच जाता है। यहां कैप्टन देवी शरण एटीसी को मैसेज भेजते हैं कि वी आर ऑल डेड। भारत ने हाथ से आया मौका गंवा दिया। आखिर इंडियन तैयारे को हाईजैकर्स से छुड़वाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट से फोर्सेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? असल में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी थे नंद किशोर सिंह, जिनके साले शशि भूषण सिंह भी उसी तैयारे में मौजूद थे। और सिर्फ सेक्रेटरी जी के साले की सिक्योरिटी की वजह से कोई भी फौजी कार्रवाई नहीं की गई। खैर वापस जहाज की तरफ चलते हैं जो अब दोबारा फिजा में है और हाईजैकर्स इसे पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं मगर फ्यूल बहुत कम है और हाईजैकर्स का मुतालबा है कि जहाज लाहौर लाया जाए। लेकिन पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक बार फिर साफ जवाब दिया मगर इजाजत के बगैर भी जहाज फिजाई हुदूद में दाखिल हो गया, जिस पर लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी गईं। कैप्टन देवी शरण कंफ्यूजन में हाईवे पर लैंडिंग करने जा रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी हुकाम ने मजबूर होकर जहाज को उतरने की इजाजत दी। बिलाखिर जहाज को उतरने की इजाजत दे दी गई। बिलाखिर फ्लाइट लाहौर पहुंच गई। यहाँ रिफिलिंग के साथ साथ हाईजैकर्स को मनाने की भी कोशिश की जाती रही कि जहाज से एटलीस्ट औरतों और बच्चों को उतार दिया जाए, मगर हाईजैकर्स कुछ मानने को तैयार ना थे। इनसे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर भी लाहौर से रवाना होते हैं, लेकिन इनके पहुंचने से पहले ही प्लेन फिर से फिजा में था। अब हाईजैकर्स जहाज को काबुल में लैंड करवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वहां नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। अब पायलट को ओमान की तरफ जाने का हुक्म दिया जाता है, वहां भी लैंड करने की इजाजत नहीं मिलती और फिर बदकिस्मत जहाज की अगली मंजिल बनती है दुबई की अल मिन्हात एयरबेस। जी हाँ, जहाज अब तक 3 जगह उतर चुका था, मतलब 3 चांसेस मिले, लेकिन इंडियन एक चांस भी अवेल नहीं कर सके। बहरहाल दुबई में इंडियन ऑफिशियल्स कुछ मुसाफिरों को रिहा करने का मुतालबा करते हैं, मगर हाईजैकर्स का कहना था कि पहले इनकी डिमांड मानी जाए। वो डिमांड्स क्या थी वो मैं आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ सुख का सांस जरूर मिलता है। हाईजैकर्स 26 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। जहाज को हाईजैक हुए 1 दिन गुजर चुका था। खाने पीने की चीजें कम होने लगी थी, टॉयलेट्स की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और इसी हाल में हाईजैकर्स जहाज को एक मर्तबा फिर उड़ाने का हुक्म देते हैं। यूं बदकिस्मत जहाज 26 दिसंबर की सुबह कंधार पहुंचता है। अब यहाँ जहाज को सब मशीन गन्स और राइफलें उठाए तालिबान घेर लेते हैं। जी हाँ, उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। अब चलते हैं हाईजैकर्स की डिमांड की तरफ, जिन्हें समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। ये 8 दिसंबर 1989 है। भारत के एक यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी को अगवा कर लिया गया है और इनकी बेटी को छोड़ने के बदले कैद में मौजूद हामिद शेख समेत कई अफराद को रिलीज करने का मुतालबा किया जाता है। भारतीय हुकूमत इनका मुतालबा मान लेती है। तय हो जाता है कि अगवा के जरिए इनसे कोई भी अपने मुतालबात मनवा सकता है और 10 साल बाद हाईजैकर्स भी ऐसा ही करते हैं। वो इस जहाज को अगवा करते हैं और मुतालबा करते हैं कि 30 लोगों की रिहाई हो और $200 मिलियन की ये डिमांड, जो बाद में कम होकर सिर्फ 3 लोगों की रिहाई तक रह जाती है। इनमें से एक बड़ा नाम था मसूद असगर, दूसरा अहमद उमर सईद शेख और तीसरा मुश्ताक जरगर, जिसे इंडियन फोर्सेस ने 1992 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया था, जबकि मौलाना मसूद अजहर 1994 में मुख्तलिफ तंजीमों के आपसी झगड़े खत्म करने के लिए बांग्लादेश से कश्मीर आए थे, मगर यहाँ भारतीय फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हो गए। इसी साल उमर सईद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को दिल्ली की बदनाम जमाना तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया।
इसके बाद 26 दिसंबर को फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुसाफिरों के रिश्तेदार इन पर चढ़ दौड़ते हैं। वो शोर मचाते हैं कि हाईजैकर्स की डिमांड फौरन पूरी की जाए। जैसे 1989 में यूनियन मिनिस्टर की बेटी की जान बचाने के लिए डिमांड मानी गई थी, वैसे ही आम लोगों की जान भी बचाई जाए। ये अहले खाना इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देते हैं। कंधार में खड़े जहाज को जितने दिन गुजरते जाते हैं उधर भारतीय सरकार पर अवाम का दबाव बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि अवाम पीएम हाउस भी पहुँच जाते हैं और फिर भारतीय हुकूमत अजीत डोवल को मुज़ाकरात के लिए कंधार भेजती है। जी हाँ, वही अजीत डोवल जो आज इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट तालिबान की हुकूमत को तो नहीं मानती थी, लेकिन अब तालिबान से इनका एक ही मुतालबा था कि हाईजैकर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुसाफिरों को रिहा करवाया जाए। बहरहाल तालिबान का ताउन मुसाफिरों की देखभाल से आगे नहीं गया, बल्कि पहले दिन तो उन्होंने मुसाफिरों को खाने में चिकन भी भेजा, मगर ज्यादातर मुसाफिर शाकाहारी थे यानी सब्जी खोर थे। उन्होंने गोश्त खाने से इनकार कर दिया। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया, मामला और खराब होता गया। जहाज को कंधार में 6 दिन गुजर चुके थे। ये इंडिया की तारीख का सबसे तवील तरीन हाईजैक बन गया और इससे पहले के हालात मजीद खराब होते भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मसूद अजहर और इनके साथियों को रिलीज कर दिया गया और एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए कंधार पहुंचा दिया गया, जिसके बाद तमाम मुसाफिरों को छोड़ दिया गया। भारत से रिहाई पाने वाले मसूद अजहर ने इसके बाद सन 2000 में जैश-ए-मोहम्मद बनाई, 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई हमले और 2019 में पुलवामा हमले। इन सब का जिम्मेदार भारत की तरफ से मसूद अजहर को ही ठहराया जाता है। वैसे रिहाई पाने वाले दूसरे शख्स उमर शेख की कहानी तो ऐसी है कि इस पर एक अलग सी वीडियो बननी चाहिए, मगर मुख्तसर ये कि इस हाईजैक से रिहाई पाने के 3 साल बाद वो दुनिया भर की खबरों में आया। 2002 में उसने एक अमरीकी जर्नलिस्ट को अगवा और कत्ल किया। इस इल्जाम में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसे सजाए मौत सुनाई गई, मगर 3 साल पहले ही सिंध हाई कोर्ट ने इसकी सजा कलअदम करार दे दी। अब वो 20 साल कैद में काट चुका है और रिहाई में सिर्फ 4 साल ही रह गए हैं। वो तीसरा शख्स मुश्ताक जरगर, इसका क्या हुआ? इंडिया के हाथ अब तक इनका सिर्फ एक पुराना घर ही आ सका है और वो भी 24 साल बाद। पिछले साल इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में एक घर को जब्त कर लिया और नोटिस लगा दिया कि ये मुश्ताक जरगर का आबाई घर है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।